तो हेलो फ्रेंड्स टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो एनडीए का 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट्स मोशन एंड फोर्स। तो ये हम लोग डे फर्स्ट से स्टार्ट करें, पूरी चीज़ों को एकदम क्लियर तरीके से समझते हुए चलिएगा। और अगर आप समझते हुए चलेंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल टू फेस द एग्जाम। एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्वालिफाई होने के चांसेस हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो लेट्स स्टार्ट विथ मेजरमेंट्स मोशन एंड फोर्सेस। ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा मैंने कवर करते हुए लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही वही हम लोग करेंगे ताकि सिलेबस को करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। विद इन 45 days वी हैव टू कवर दिस सिलेबस। तो राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल यानी कोई भी चीज़ हम जब मेजर कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ मार्कर, ये कितना सेंटीमीटर का होगा? लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर का होगा या 15 सेंटीमीटर, लगभग 10 to 15 के बीच में होगा। तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहाँ से हम चले और हम 5 किलोमीटर तक चले, तो वी हैव मेजर द फिजिकल डिस्टेंस। क्या मेजर किया हमने? फिजिकल डिस्टेंस मेजर किया। हम किसी एक पॉइंट से चले और अगले पॉइंट तक पहुंचने में हमको जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। तो ये जो मैं चीज़ें आपको आवर्स की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ऑल दीज थिंग्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम मुंह से तो हर चीज़ बोल नहीं पाएंगे, एग्जाम में हमें रिटर्न फॉर्म में आएंगी, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज की एक जनरल डेफिनेशन, इट इज़ फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। अगर रिटर्न एग्जाम की बात हो रही है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड directly or indirectly by means of which can describe the law of physics are called physical quantities। वो क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो। मतलब हम अपने मन से कुछ भी चीज़ नहीं बता सकते हैं, कोई भी चीज़ को बताने के लिए हमें उसे प्रूफ करना पड़ता है। तो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को हमने जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के आपके अंदर 1000 मीटर्स होंगे, तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड और उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल में आ रहा है कि किसको वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल लेंथ की बात करूंगा मैं। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेंथ यानी कोई भी चीज़ की लंबाई। कितनी लंबाई? लंबाई की यूनिट्स क्या होती हैं? व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ लेंथ? एक तो क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ठीक है? फिर मीटर के बाद क्या आ जाएगी? किलोमीटर लेंथ। फिर इसके बाद आ जाएगी, किलोमीटर के बाद क्या आएगी? लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ऑल्सो द लेंथ टू मेजर द सेलेस्टियल बॉडीज को मेजर करने के लिए क्या आ जाता है? लाइट ईयर। आ रही बात समझ में? तो ये किसकी बात हो गई? लेंथ की बात हो गई। तो लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं मास क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? तो मास का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर चीज कोई एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। अंडरस्टैंड? क्या कर रही है? कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। वॉल्यूम एंड मास के बीच में रिलेशन होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एक, क्या? किसका? डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें मास भी रिलेट कर रहा है और वॉल्यूम भी रिलेट कर रहा है। ठीक है? अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इसके बारे में आपको। एक्सेट्रा फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, चीज़ों को पकड़ते हुए चलिएगा एक एक चीज़। मैंने लेंथ के बारे में बात करी, मैंने मास के बारे में बात करी, मैंने वॉल्यूम के बारे में बात करी। हर चीज़ को बिल्कुल माइन्यूटली लेके चलेंगे तब जाके सिलेबस आप कवर कर पाएंगे सिंस स्टार्टिंग। और आप सोचेंगे अरे यार ये तो मेरे को आता है, तो फिर आता है तो फिर आखिरी तक सब कुछ आता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। हर एक चीज़ को फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? ठीक है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी में डिपेंड नहीं है,
दिस इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर कंप्लीटेड डेफिनेशंस आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, जो खुद में ही क्या है, डिपेंडेंट है। अंडरस्टैंड, खुद पे ही क्या है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब 7 फिक्स्ड हैं, 7 क्वांटिटीज फिक्स्ड हैं हाल फिलहाल आपके एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा की बात नहीं करनी है हमको। ठीक है, भले कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम 12th लेवल के जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहाँ तक ये फिक्स्ड है। तो दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ लंबाई, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ तो लंबाई हो गई, मास कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है, टाइम तो मालूम है समय, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर्स। सर टेम्परेचर तो सुना, पर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आपकी नहीं, मेरी बॉडी का भी टेम्परेचर इतना ही है। अंडरस्टैंड, अब ये टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कितना रिलेट कर रहा है। तो जब हम खुद की बॉडी के टेम्परेचर को बाहर की बॉडीज के टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे तो दिस इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। हर चीज़ ठंडी गर्म उसके हिसाब से होती है कि वो कितना एग्जिस्टेंस कर पाती है अपना। तो दिस इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक। टेम्परेचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस चमक। आजकल आप देखेंगे ना एलईडी बल्ब आते तो कितने ल्यूमिनस के आ रहे हैं। अंडरस्टैंड, 12 वॉट में 12 वॉट दोनों बल्ब की क्या रहेगी, पावर रहेगी, पर कुछ जो अच्छी ल्यूमिनस के हैं वो ज़्यादा ग्लो करेंगे। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना। ल्यूमिनस यानी चमकना, और चमक की इंटेंसिटी कितनी है। अंडरस्टैंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है। अब ये होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो स्टैंडर्ड है, इनकी हेल्प से जो दूसरी क्वांटिटी निकाली जाती हैं उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये तो फंडामेंटल है, स्टैंडर्ड है, ये इनकी हेल्प से जो निकाली जाएंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइव क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ड्राइव क्वांटिटीज। सो लेट्स टॉक कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। किसके हेल्प से निकाली जाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। सर कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिया स्पीड, लिया मैंने यहाँ पर स्पीड, एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्या है? मतलब स्पीड के अंदर क्या आ है? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये हम सबको बहुत पहले से मालूम है सर, हमें तो मालूम है कि डिस्टेंस अमाउंट टाइम होता है और क्या। पर अगर ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, तो इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है जो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ गए ना कि टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम अपने आप में क्या है? कंप्लीटेड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद पे निर्भर कर रहा है, जो दूसरों पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब, डिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर कर रहा है और इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये हिसाब से डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे। ड्राइव क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे हम लोग? डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस क्या है? एक लंबाई है, लेंथ है। तो डिस्टेंस को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल। एल फॉर लेंथ, ठीक है। और टी को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम से। अंडरस्टैंड। अब सर आप क्या बताने वाले हो? मैं आपको बताने वाला हूँ डायमेंशन फॉर्मूला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन मतलब भैया बोलते हैं ना कि इसका डायमेंशन कितना है। तो डायमेंशन के अंदर बात होगी MLT। इसके बाद होगी MLT। सर ये MLT क्या है? अब ये स्टैंडर्ड है। तो किसी का भी डायमेंशन पता करना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का डायमेंशन क्या है, तो उसके अंदर क्या होगा? मास होगा, उसके अंदर उसकी लेंथ होगी और उसके अंदर उसका टाइम होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें उसके अंदर होंगी। अंडरस्टैंड? इतनी चीजें उसके अंदर होंगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर मास तो ठीक है,
मास इसके अंदर दिख रहा है क्या आपको कहीं पर भी? मास नहीं है, तो मास कितना हो गया यहाँ पे 0। यहाँ पे लेंथ कितनी 1 है, तो लिख लिया सर हमने लेंथ 1 लिख लिया। और टी कितना 1 है, लेकिन ये टी नीचे है तो मैं इसको ये लिखूंगा L, और टी ऊपर जाएगा तो T -1। कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है रेसिप्रोकल होती है तो -1 हो जाती है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पे -1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, स्पीड का डायमेंशन m0 L1 और T -1 इसके फॉर्म में। अब क्या होगा, लेंथ की जो यूनिट होती है, किसकी लेंथ की यूनिट होती है हमारे पास मीटर, और टाइम की यूनिट कितनी होती है सेकंड। तो क्या आ गई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी बात हो गई, कौन सी क्वांटिटीज हो गई ये ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव किया हमने, ड्राइव मतलब निकाला, और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑलरेडी निकली हुई हैं। अंडरस्टैंड। अभी और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। एग्जाम में आएगा तो आप सेम एज इट इज डेफिनेशन लिखोगे, नोट्स बना सकते हो साथ साथ में आप अपने इसके। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। अब वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटी के अंदर लेंथ जो है वो हो गई L, ब्रेथ हो गई, ब्रेथ भी एक लंबाई है तो वो भी हो गई L, हाइट भी एक लंबाई है तो वो भी क्या हो गई L। इज इट क्लियर। तो ये L मिलके क्या बन गया, ये L³ बन गया। अंडरस्टैंड। ड्राइव किया हमने, और लेंथ की यूनिट कितनी होती है मैं पहले बता चुका हूं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट्स कॉल्ड मीटर क्यूब। बहुत आसान। तो ये मैंने क्या किया, ड्राइव किया, निकाला। तो किसी भी चीज को जब निकालते हैं दैट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। इज इट क्लियर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको त्वरण। त्वरण तो ठीक है, लेकिन होता क्या एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, इसका अभी भी समझ में नहीं आया सर। तो एक्सेलरेशन को समझिए, एक्सेलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हल्के मत लेना इसको, नहीं तो 11th की पूरी फिजिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पूरी 11th की फिजिक्स के अंदर एक्सेलरेशन की बहुत बात हुई है। एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो यूज इन काइनेमेटिक्स के अंदर भी यूज होगा आपका, इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होगा जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सेलरेशन का मतलब किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम के साथ बढ़ते जाना। क्या होता है ना, बढ़ते जाना। जैसे सपोज करो कि मैंने एक बॉडी से एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी जो है वो u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जब ट्रेवल करेगी, कोई बॉडी क्या करेगी जब ट्रेवल करेगी, तो बॉडी जब ट्रेवल करेगी तो रुकी हुई बॉडी ट्रेवल करेगी ना, कि वो चली जा रही है ऑलरेडी। तो जब वो रुकी हुई होगी तो उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, और जब वो चलती जा रही है तो ये चली कितना 5 किलोमीटर, फिर 5 के बाद चली है 10 किलोमीटर। अंडरस्टैंड। और ये डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया ये डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के साथ साथ में कोई भी चीज़ जब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे मैं यहाँ से पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस कवर किया मैंने, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में मुझे कुछ समय लगा, क्या लगा समय लगा। तो जब समय लगेगा तो 5 किलोमीटर में गया लगभग, मान के चलो 1 घंटे में, तो मैं लिखूंगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर पर आवर मेरी गाड़ी की स्पीड है, मैं बाइक चला रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या है मेरी गाड़ी की स्पीड है। अब गाड़ी की स्पीड मैंने 5 किलोमीटर से फिर 10 कर दी, धीरे धीरे बढ़ाया, फिर मैंने फर्स्ट गियर के बाद मैंने सेकंड गियर डाला, सेकंड के बाद मैंने थर्ड गियर डाला। तो अब आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो गाड़ी की जब स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब गाड़ी में एक्सेलरेशन आता जा रहा है। क्या आता जा रहा है, एक्सेलरेशन आता जा रहा है। तो जब गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन आता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो वो रिटार्डेशन होगा। अब आपकी गाड़ी एकदम टॉप स्पीड पे पहुंच गई, मान के चलो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, और आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो 100 से उसकी स्पीड कितनी होगी, मान के चलो 100 किलोमीटर, सीधे 10 पे आएगा। 100 किलोमीटर से उसकी स्पीड हो गई सपोज करो 80 किलोमीटर पर आवर। तो जब रिडक्शन होगा तो सर इस वर्ड को बोलेंगे हम लोग
रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, याद रखिएगा, रिटार्डेशन। हाई बात समझ में आपको? रिटार्डेशन मतलब कोई भी चीज़ का रिड्यूस होना। और 100 से सपोज करो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही है और वो पहुंच गई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, जस्ट डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हमको रटना पड़ रहा है इसके अंदर, सर क्लियर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, देयर आर टू मोर क्वांटिटीज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एग्जाम्पल प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो अभी हमें बेसिक कौन कौन सी करी? फंडामेंटल क्वांटिटी करी और ड्राइव क्वांटिटीज करी। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है मतलब फिर समझ में आ जाएगा सबको। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स, मेजरमेंट, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल वी जस्ट गो टू द थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें दिमाग में तभी रहेंगी जब वो किताब में लिखी रहेंगी, और किताब में लिखी रहेंगी आपके द्वारा, ना कि प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया आपने। तो जितना आप अपने हाथ से लिखते जाओगे उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि दो प्रोसेस चल रही है, एक तो आप खुद से लिख रहे हो, दूसरा आप खुद से समझ भी रहे हो, और तीसरा आप अपनी राइटिंग ज़्यादा बेटर तरीके से पहचानोगे कि भैया मैंने किया हुआ है काम। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आप खुद से करते हो ना तो बात ही अलग रहती है। ठीक है, तो माय सजेशन इज यू जस्ट राइट डाउन ऑल दैट नोट्स बाय योर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, यूनिट्स, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापना, कितनी वो बड़ी है और कितनी वो छोटी है। अंडरस्टैंड? इज अ कंपेयर्ड ऑफ बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे आपकी कार के अंदर स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो उसमें 220 किलोमीटर लिखा रहेगा, 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी मैक्सिमम जा सकती है। जाने में तो उससे भी तेज जा सकती है वो, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? अब बर्फ़ कितने में जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। वाटर कहाँ बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल हो जाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखे हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? इंसान कितना जिएगा? इंसान 80 से 100 साल जिएगा। हर एक चीज़ की क्या है? स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि इंसान 100 साल से ज़्यादा जीते नहीं है और 80 साल तक ही जीते हैं, लेकिन एक एवरेज लाइफ स्पैन रखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है, लंबाई की जो यूनिट होती है, वो होती है लगभग हमारी ये एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी यूनिट, इसका जो यूनिट है वो है मीटर। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, दैट्स कॉल्ड किलोग्राम। टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर। अंडरस्टैंड? इसको हम किससे मेजर करते हैं? एम्पियर। ये थोड़ा सा स्टैंडली दिमाग में बिठा लो, है ना? ज़्यादा कंसेप्ट के चक्कर में मत जाना, क्योंकि एग्जाम निकालना है। कंसेप्ट की बात करूंगा मैं डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा फटाफट इसको करते जाइए। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। मास की यूनिट कितनी हो गई? किलोग्राम। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। अंडरस्टैंड? अब सर फॉर्मूला नहीं मालूम इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। लो वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा जनरली। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, हम लोग आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। पानी को पीना बेटा, बोल तो मेरा हूँ, प्यास तेरे को क्यों लग रही है? फोकस्ड, ठीक है। तो एम्पियर आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो क्यू यहाँ पे क्या हो गया मैडम? क्यू क्या हो गया? चार्ज। और टी क्या हो गया? टाइम। तो कई बच्चे कॉमर्स के बोलते हैं कि सर हमको क्या करना है क्यू से? क्यू से कुछ करना नहीं है हमको, हमको पता होना चाहिए बेसिक्स। क्या पता होना चाहिए? सपोज आगे चल के आप यूपीएससी एग्जाम्स दो, सिविल सर्विसेज दे दो, भरोसा थोड़ी है कि जरूरी है कि एक बार में हर कुछ निकल जाए, तो वहाँ पे वापस से आपको क्यू के बारे में पता करना पड़ेगा।
तो Q इज कॉल्ड चार्ज और T इज कॉल्ड टाइम एंड I इज फॉर करंट, I इज फॉर करंट, Q इज फॉर चार्ज, T इज फॉर टाइम। अब इन I करंट की यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होगी, लिखी हुई है यहाँ पे, करंट की यूनिट यहाँ पे एम्पियर होगी। तो एम्पियर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, कैपिटल ए से। सर ए से तो एरिया भी होता है। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, क्या करें, समझना पड़ेगा ना। अब जहाँ पे I इज टू क्यू बाई टी लिखा हुआ है तो वहाँ पे एरिया कहाँ से आएगा, कॉमन सेंस है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ठीक है ना, ये कुछ कॉमन सेंस चलते हैं कि सर पता कैसे पड़ेगा कि T फॉर टेम्परेचर भी होता है और T फॉर टाइम भी होता है। तो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जनरली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, अगर मेजरमेंट के फॉर्म में लेते हैं केल्विन में लिया जाता है। टेम्परेचर को ना सेल्सियस में लिया जाता है जनरली। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केल्विन की बात करेंगे, केल्विन की, केल्विन केल्विन केल्विन। जैसे फिजिक्स में कोई भी चीज़ हम जब मेजर कर रहे हैं तो उसको वेलोसिटी में बात करेंगे हम लोग, और कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे जब रिटर्न वर्क की बात चलती है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ड्राइव यूनिट्स, मैंने स्पीड का एग्जांपल दे ही चुका था थोड़ी देर पहले, बट ये थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में आ गया जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट कितनी, मीटर और सेकंड। तो मीटर को भाई को लिख दिया मैंने स्मॉल m और सेकंड को लिख दिया s, जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दस द यूनिट ऑफ स्पीड इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हमने मेजर किया। तो फंडामेंटल यूनिट इसके अंदर क्या थी, लेंथ एंड टाइम। अंडरस्टैंड, तो ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो आता है, हम भी बाद में लिखेंगे, भले आप एक्सपर्ट हो फिर भी शुरू से शुरुआत करिए। आ रही बात समझ में। अब हम लोग आते हैं ड्राइव यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें कुछ डायरेक्टली दे दिया गया है, तो मैं थोड़ा सा जितना पॉसिबल हो सकता है आपको समझा दूंगा इसमें कि किस तरीके से इन लोगों ने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। इन लोगों ने एरिया की बात करी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो बुक्स में यही होता है, क्या में होता है, बुक्स में डायरेक्ट लिखा रहता है और आप उसको समटाइम्स रट लेते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब दोनों ही क्या है, लंबाई है, लेंथ है दोनों, तो दैट्स कॉल्ड एल इंटू एल। तो कितना हो गया ये, एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एल स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू मीटर, दैट्स कॉल्ड मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। इसके बाद बात लिखी हुई है यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब क्यों होती है, कई बच्चे रट लेते हैं, सर वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम की मीटर क्यूब क्यों होती है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल इंटू एल इंटू एल, तो 3L यानी एल क्यूब। तो एल क्यूब के साथ में 3 मीटर भाई आ गए साथ में, इसकी यूनिट्स मीटर मीटर मीटर, तो दैट्स कॉल्ड मीटर क्यूब। ये हो गई मीटर क्यूब। आ रही बात समझ में। अब डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी, तो अब डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी ये रही। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा आखिरी तक, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ पे एम से कर रहे हैं, वॉल्यूम की यूनिट निकाली थी हमने यहाँ पे एल क्यूब निकाली थी ना अभी। तो अब क्या होगा कि ये एम ऊपर, एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो एम मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, मास की यूनिट केजी होती है। अंडरस्टैंड। और नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट कितनी हो जाएगी,
मीटर क्यूब क्या हो जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, कोई शरबत नहीं है, पियोगे तो समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? केजी पर मीटर क्यूब, अगर हम इसको लेके आएंगे तो केजी मीटर -3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, इनवर्स क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इनवर्स क्यूब भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल की यूनिट होती है हमारी जूल पर कूलम। पोटेंशियल फॉर्मूला मैडम जल्दी बताओ। हाँ यूनिट से निकाल लिया, ठीक है। वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज यूनिट कूलम, स्मार्ट। और पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट भी होती है डायरेक्ट। तो पोटेंशियल को हम लोग जनरली फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी से, किससे, वी से। तो वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, तो वर्क यूनिट कितनी होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम। अंडरस्टैंड? तो जूल पर कूलम, और एक डायरेक्ट यूनिट अगर मैं लिखूंगा V इज इक्वल्स टू W बाय Q, दैट्स कॉल्ड वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। अब गाड़ी जब चलती है ना सड़क पे, तो एक ब्रेकर नहीं आता है, तो वो आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, गाड़ी की स्पीड को। तो रेजिस्टेंस करंट की स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। जनरली इसका सिंबल दिखता है इस तरीके से है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? हाँ मैडम, अच्छा, तो पहले निकलता है V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। सर V क्या होता है यहाँ पर? V की कहानी ऐसी है कि V की कहानी थोड़ी समझानी पड़ेगी मुझे आपको। तो V यहाँ पे है वोल्टेज, क्या है, वोल्ट, और I क्या है यहाँ पे, करंट। I क्या है यहाँ पे, करंट है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, R is proportionality constant and R is called resistance, R is called resistance। R क्या यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? तो R अगर रेजिस्टेंस है, ये रहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम, क्योंकि ये ओम्स लॉ बोला जाता है। रेजिस्टेंस की जब बात आई थी तो क्या बोला गया था, ओम्स लॉ बोला गया था। सर अब ओम्स लॉ थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है, बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्लियर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओम्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो मैंने क्या बनाया था, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटेगा तो दैट्स कॉल्ड IR, R इज फॉर रेजिस्टेंस, दैट्स इज नॉन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। R हमारे पास में रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे R का फॉर्मूला निकालूंगा तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा, V बाय I। V इज फॉर वोल्टेज एंड I इज फॉर करंट। तो हम यहाँ पे यूनिट इसकी निकाल सकते हैं, V बाय A, एम्पियर। और इसकी जो डायरेक्ट यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, जो डायरेक्ट यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। तो यही ओम्स लॉ है, क्या है ये, ओम्स लॉ। 10th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। इसकी यूनिट ओम हो गई। डिटेल में जाएंगे, पहले अभी चैप्टर कौन चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अपन लोग कुछ टर्म सीख रहे हैं इसके अंदर, और बाकी पूरे चैप्टर्स डिटेल में जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैं ज़्यादा इसको ब्रीफ में नहीं बताऊंगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है। सीजीएस सिस्टम का मतलब आप समझ लीजिए, दैट्स कॉल्ड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो सेंटीमीटर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स कॉल्ड सीजीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एफपीएस का मतलब क्या हो जाएगा, एफपीएस में अगर कोई भी चीज़ दी हुई है तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड, दैट्स कॉल्ड, अंडरस्टैंड। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लेंथ, मास और टाइम की भी। द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज पाउंडल। कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। एमकेएस भी बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। पता होना चाहिए कि सर एमकेएस क्या होता है। किसने पूछा व्हाट इज एमकेएस, व्हाट इज एसआरके, व्हाट इज एसआरके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसआरके, शाहरुख खान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआरके, दैट्स कॉल्ड शाहरुख खान। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमें स्टैंडली क्या होने चाहिए, मालूम होना चाहिए। वैसे किसी ने पूछ लिया एमकेएस, एम कहाँ है बेटा, वो कहाँ है, बच्ची का है सिस्टर। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एमकेएस। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द यूनिट मास, टाइम एंड मीटर्स, किलोग्राम्स एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज न्यूटन। चलो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, स्टैंडर्ड ये रख लेना। बस एमकेएस का फुल फॉर्म याद रखना, मैं बीच बीच में पूछूंगा। एम का क्या होगा, मीटर, के का क्या होगा, किलोग्राम। बेटा बोलना नहीं आ रहा है क्या, एम का क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब, एस का मतलब सेकेंड्स, अंडरस्टैंड। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग एसआई यूनिट ही पूछेंगे, उसकी क्या पूछेंगे, एसआई यूनिट पूछेंगे। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ। इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल सिस्टम, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ऑफ यूनिट्स, इट्स मॉडर्नाइज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मीट्रिक सिस्टम लाइक सीजीएस और एमकेएस। दिस सिस्टम कंटेन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऊपर पढ़ी थी ना हमने, लेंथ पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, हर सब चीज़ें करी थी कवर हमने उसके अंदर। तो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। किसकी बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट, जो मैंने बताया ना सॉलिड एंगल और एंगल की बात करी थी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है, एंगल आता है ना। सर एंगल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, क्या होता है एंगल का मतलब, एंगल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर अगर हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है तो हम उसके अंदर उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करिए कि मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया, क्या लिया मैंने, एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल के अंदर क्या एक सेंटर है, रेडियस सबकी कॉमन रहेगी, रेडियस क्या रहेगी इसकी, कॉमन रहेगी। अब इसके बीच में जो एंगल बना वो कितने का बना, 90 डिग्री का, हमेशा याद रखना, कितने का बना। तो वी आर जस्ट हैविंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वी आर जस्ट हैविंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा, अंडरस्टैंड। इसके बाद बात कर रहे हैं जो एंगल की यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। एंगल की यूनिट क्या होगी, क्या होगी, रेडियन। और सिंबल क्या होगा उसका, रेड, ठीक है, क्या होगा, रेड, ठीक है। ये RAD रेड होगा, RED नहीं होगा, ठीक है, रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल स्टार्डियंस दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय SR, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, SR से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बेसिक चीज आ रही है हमारी, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। क्या यूनिट, मेजरिंग फॉर स्मॉल डिस्टेंस, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हमें, ये मैं सबसे पूछूंगा अभी। अब ऑनलाइन वाले बच्चों से तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हैं उन्हें तो बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, अंडरस्टैंड। और 1 सेंटीमीटर, ये 1 अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड 1/100 मीटर। एक दूसरी चीज समझिएगा इसके आगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1×10⁻²। इसको दो जीरो है ना, तो 2 जीरो को लिख सकता हूं मैं 10⁻² लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 10⁻²। और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻²। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²। इसको मैंने ड्राइव करके बताया आपको। इसको आ रही बात समझ में? ठीक है, प्लीज लेट हिम टू सिट इन द क्लास। सबको बोल दो बैठ जाओ, 6 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर एंड 10⁻�6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻�7 सेंटीमीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? हाँ, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने होंगे? ये चीज आप याद रखिएगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000। कितने? 1000। तो 1000 मीटर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको ये बताऊंगा, और ध्यान से देखिएगा कि जनरली ये प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं व्हेन दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि सर हम कैसे चेंज करें यूनिट्स। जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। कोई भी गाड़ी चली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई भी गाड़ी चली कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड चली? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली। अब यहां पे पूछा गया है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। लो क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे? क्यों 5/18 क्यों करेंगे? So it's very confusing while speaking. So it's very clear when it is written on the board. अब हम समझेंगे कि हमको मान के चलो हमने 1 किलोमीटर लिया, 1 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो अब समझेंगे कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर के अंदर कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स। सो 3600 क्यों होंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? स्टैंड अप। हाँ, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? हाँ, 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स? और 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। अंडरस्टैंड? तो 60 × 60 दैट्स कॉल्ड 3600। तो ये 3600 सेकेंड ऐसे आया। आई बात समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि अब 0 से 0 कैंसिल। अंडरस्टैंड? तो कितना हो गया? 10/36। अब इसको मैं 2 के टेबल से काट दूंगा। 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? हाँ, पढ़ो जो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 1 बार। 2 5 जा कितनी बार? 5 टाइम्स। ठीक है, और 36 कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स। तो हमारे पास क्या हो गया? 5/18 किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर को अगर मुझे चेंज करना है, 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर जो दिख रहा था, तो 10 किलोमीटर इंटू 5/18
18, तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 10 इंटू 5/18, ठीक है, कितना? 10 इंटू 5/18, तो 10 इंटू 5/18 कैलकुलेट करें कितनी बार गया? 2 के डेल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार, गुड। और 18 कितनी बार आता है? हाँ जल्दी, हाँ 9 बार। तो कितना हो गया यहाँ पे? 5 इंटू 5/9, ये हो गया ना 5 और ये 5, हाँ 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाय 9, फटाक से आंसर बताओ बिना कैलकुलेट किए। जल्दी, क्योंकि 9 2 ज़ा 18, लगभग 2.9 के आसपास आएगा। इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? सिंपली डिवाइड करते हैं, 9 लिख दिया यहाँ पे और ये 25 कर दिया। कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स 18, कितना बचा यहाँ पे? 7। अंडरस्टैंड? पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, तो 9 7 ज़ा 63, 2.7 आंसर आएगा लगभग। कितना आंसर आएगा? 2.7 इज द आंसर, मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, यूनिट्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? यूनिट्स आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? थोड़ा समझते हुए चलो। चलो नेक्स्ट वी आर जस्ट कमिंग, ये कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं जो हम लोग लिख लेंगे, वीडियो में आपको मिल जाएगा। यू जस्ट राइट डाउन द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आने हैं एग्जाम में। एग्जाम में 101% आने हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? वेलोसिटी। पहले हम टर्म्स उठाएंगे, एक एक करके टर्म्स उठाएंगे और इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट द टर्म्स इज गिवन ओवर हियर, व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। कौन कौन से टर्म्स लिखे हुए हैं? पढ़ के बताओ, स्टैंड अप पढ़ो। ये क्या लिखा है? वेलोसिटी। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। पढ़ो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज मैं उठा रहा हूं और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या उठाया मैंने? क्या था सबसे पहले? वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? किससे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिंबल क्या है इसका? v। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। वेलोसिटी इज फॉर v। अब सर वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए किस किस में डिफरेंस। वेलोसिटी और स्पीड में क्या मालूम होना चाहिए? डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी, मैंने बंदूक चलाई तो मैंने यहाँ बंदूक चलाई तो यहाँ लगेगी कि यहीं लगेगी? आपकी तरफ डायरेक्शन है तो आप ही को लगेगी ना, कि तुम्हारी तरफ डायरेक्शन है तो उसको लग जाएगी। तो जब आप ही को बंदूक की गोली लगेगी तो उसको वेलोसिटी से बोला जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किस वेलोसिटी से? तब जब उसके अंदर क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन होगा तो किसकी बात होगी? वेलोसिटी की बात होगी। मिसाइल्स वेलोसिटी से जाती हैं, एयरक्राफ्ट वेलोसिटी से जाते हैं, बंदूक की गोली वेलोसिटी से जाती है। तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो किससे जाएंगी? वेलोसिटी से जाएंगी, स्पीड से नहीं जाएंगी। किससे जाएंगी? वेलोसिटी से जाएंगी। अंडरस्टैंड? एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड? अब हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी, जैसे सपोज करो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, मैं चला 5 किलोमीटर, कितना चला, फिर मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया चलते हुए, डायरेक्शन अभी ये है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो अभी मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? हाँ, मेरा हाथ कौन सा, लेफ्ट वाला कौन सा है, मार्कर वाला लेफ्ट है, और खाली हाथ राइट है। तो मैंने कौन सा टर्न लिया, तो मैं किस साइड आ गया, साइड आ गया लेफ्ट की साइड, तो अब डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर चला मैं 5 किलोमीटर चला। तो अब बताइए मुझे कि 5 + 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर चला टोटल में, कितना चला, 10 किलोमीटर चला। तो ये जो मैं चला, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट रोड पकड़ूं, तो ये जो पाथ है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टकट पार्ट होगा वो क्या होगा, और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या होगा, डिस्टेंस। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जब मिसाइल चलेगी तो गलियों से घूमती हुई जाएगी क्या, मतलब मिसाइल चलाई हमने, तो पहले वो यहाँ से किसी पर्टिकुलर एरिया में गई, दिल्ली की गलियों में घूमी वो, फिर वो पालिका बाजार चली गई, कि वो सीधे उड़ेगी, ऊपर से उठ के सीधे हिट करेगी, क्या करेगी, डायरेक्ट हिट करेगी ना। तो डायरेक्ट जब हिट करेगी तो द मिसाइल मस्ट हैव द डिस्प्लेसमेंट, और जब गलियों से घूमते घूमते हम फिरेंगे इधर से उधर, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है कि डिस्टेंस डायरेक्ट होता है, खड़े हो जाओ, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस डायरेक्ट होता है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ये। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए। तो मिसाइल के अंदर वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। टी इज कॉल्ड टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्मॉल डी, जल्दी बताओ। इसको हम लोग दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एस बाय टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे वेलोसिटी की बात। तो ये रहा फॉर्मूला, ये जो हमें दिख रहा था पहले समझ में नहीं आ रहा था, फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब बात क्या हो रही है कि ये क्या है सर, ये कैसा दिया हुआ है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, L/T, ये L दिया हुआ है, ये T दिया हुआ है, M के ऊपर 0 लगा हुआ है, L दिया है, T-1 दिया, मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट चला जाएगा, तो ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको। तो अब हम समझते हैं कि सर ये कैसे ड्राइव हुआ है, यार थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था मैडम, गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लंबाई है, एक दूरी तय कर रहे हैं ना, मिसाइल एक लंबाई को तय कर रही है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं पूछूंगा इसके बाद, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एल से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, टी से। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, एल, ये ऊपर यहाँ पर आ, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, LT-1। कोई भी चीज़ जब नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और ऊपर अगर माइनस में तो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अब हमारा जो डायमेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ इस बारे में, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, MLT। M इज हियर फॉर मास, 0 है मास, मास तो इसके अंदर कहीं दिख रहा है या नहीं है, तो मास की बात ही नहीं हो रही है। L कितना है, 1 है, और T कितना है यहाँ पे, -1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला LT-1 हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला था
LT minus 1. L is for displacement and T is for time. वेरी गुड. और इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. अंडरस्टैंड? अब हमारे पास में आ रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एक्सेलरेशन. क्या है? आधे से ज़्यादा बच्चों को एक्सेलरेशन के बारे में पता ही नहीं रहता, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, सब कुछ. अरे एक्सेलरेशन में चीज़ बढ़ रही है आगे. 20 की स्पीड में थे, 40 की स्पीड में आ गया. बोले ड्राइव करके बताओ, वो ड्राइव नहीं आता करना. तो ड्राइव कब आएगा? जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. कब आएगा ड्राइव करना? जब. तो पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंड अप. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. व्हाट इज रिटन हियर? निकुंज पढ़ो. और ये टाइम. ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड. क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, अब हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया था. तब याद रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला था LT - 1. क्या था? क्या था? LT - 1. क्या था? ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक्सेलरेशन. देखिए स्पेलिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, याद रखना. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअली एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन स्पेलिंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? मैडम आपसे उम्मीद नहीं है. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इनके लिए है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और आपके लिए क्या है? ठीक है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है ना. 10, 20, 30, 40, 60 स्पीड बढ़ती जा रही है. तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी का अभी हमने डायमेंशन निकाला था. क्या था? LT - 1. ठीक है, और T का कितना हो जाएगा यहाँ पे? T. ठीक है, अब जब ये L की जगह पे L रहेगा, और ये T - 1 की जगह पे T - 1 रहेगा, और जब ये छोटी वाली नीचे वाली चीज़ प्लस में ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? नीचे वाली चीज़ अगर प्लस में ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी. किसकी हो जाएगी? माइनस की. ठीक है, तो 2 माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो ये हो गया LT - 2. ठीक है, और लेंथ की यूनिट कितनी होती है? मीटर. और ये हमारे पास S2 है तो -2, तो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. क्या बोलेंगे? मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. इनवर्स इज फॉर माइनस के लिए बोला जाता है. इनवर्स किसके लिए बोला जाता है? माइनस के लिए. कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आन दो. अभी पता होना चाहिए भैया किसको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो हियर आर मैनी डायमेंशन फॉर्मूलाज. बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं मेरी डायमेंशन वाली क्लास में, आप ये देख सकते हैं. ठीक है, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अंडरस्टैंड? तो ये पूरे डायमेंशंस PDF में से आप निकाल लीजिएगा. आगे मैं पढ़ रहा हूँ इसमें. नाउ व्हाट इज, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन. इसका मतलब, मोशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो मोशन का जनरली जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग पूछा मैंने? इसका पूछा? खड़े हो जाओ, तुम चारों खड़े हो जाओ. तो ध्यान से सुनना. मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचना. जैसे ये गोली है, मान के चलो ये गोली यहाँ पर है, ये गोली यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, तो ये मोशन हो गया. द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. तब रिपीट करेंगे. द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम
one position to another position is called motion, is called motion. ठीक है. If an object is continuously changing its position with respect to a fixed point, then the object is said to be in motion. Some definition related to motions are given below. कुछ definitions है हमारे पास में यहाँ पर. Distance बता चुका हूँ मैं, ठीक है. तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय, एक्चुअल पाथ बताया था ना, 5 और 5 किलोमीटर दोनों चला था, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिखनी है, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में. और ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है. नथिंग एल्स यू हैव टू टेक. इसके अलावा कुछ नहीं लेना है आपको. स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड. ये पूरा आपका काइनेमेटिक्स का बेसिक चल रहा है. क्या चल रहा है? काइनेमेटिक्स का बेसिक चल रहा है, जिसको आपको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सब एक जैसे. यूनिफॉर्म यानी सब एक जैसे. ऑल आर इक्वल. मतलब स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड से बिल्कुल नजर नहीं हटनी चाहिए, ठीक है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑल आर इक्वल. कौन गरीब, कौन अमीर, सब क्लास में इक्वल रहते हैं वहां पर, क्योंकि ड्रेस क्या है? सेम है. जूते भी सबके भैया ब्लैक ही पहनोगे, ये नहीं कि अमीर हो तो महंगे वाले पहन लोगे. ब्लैक शूज रहेंगे. सॉक्स भी वही ब्लू कलर के डलेंगे जो भी आप पहनते हो. अंडरस्टैंड? तो दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म. तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम. हम 10 किलोमीटर चले 1 घंटे में. क्या बोला मैंने? तो 20 किलोमीटर कितनी देर में चलेंगे? और 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर. अच्छा, 50 किलोमीटर नहीं बोला मैंने. क्वेश्चन सुनो. हाँ, स्टैंड अप. हम 10 किलोमीटर चले 1 घंटे में, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे? 5 घंटे में. और 5 किलोमीटर. वेरी गुड. बैठ जाओ. रिमेंबर इट. ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम. 1 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर. अभी स्पीड हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं भाई, फिक्स्ड है भैया, चेंज नहीं हो रहा. थोड़ी सी स्पीड का एक्सीलेटर भी नहीं बढ़ा रहे हम लोग. एकदम क्या चल रहे हैं? फिक्स चल रहे हैं. यूनिफॉर्म चल रहे हैं. वेरी गुड. क्या चल रहे हैं? यूनिफॉर्म. देखो पीसीएम लेना था. नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड जब चेंज हो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चलें. कैसे चलें? नॉन यूनिफॉर्म तरीके से. कैसे चलें? पैर सीधे करो. हाँ, ये चलें. पैर क्रॉस किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अब भैया हम चल रहे हैं 20 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 50 किलोमीटर 3 घंटे में. मन बढ़ा तो बहुत स्पीड तेज बढ़ा दी, और मन क्या तो धीरे गाने सुनते हुए चल रहे हैं. आने बात समझ में? तो कुछ भी फिक्स्ड जब नहीं होता है तो दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म चीज़ कभी भी अपना डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाती है. डायरेक्शन में पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड. इसलिए रेगुलर आना. रेगुलर आना कहाँ पे? कोचिंग में. और एकदम फिक्स टाइम पर. जब हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठेंगे तो कैसे आएंगे? फिक्स टाइम पे. और फिक्स टाइम पे जब काम होगा तो एग्जाम का ड्यूरेशन अगर 3 घंटे का है तो 3 घंटे पेपर हो जाएगा. तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? मेक द हैबिट्स, हैबिट्स विल मेक यू. क्या बोला मैंने? मेक द हैबिट्स, हैबिट्स विल मेक यू. हैबिट बना लो, हैबिट आपको बना देगी. अंडरस्टैंड? नहीं, पानी नहीं पीना अभी. लुक एट द बोर्ड. थोड़ा सा प्यास को सहन करना सीखो, ठीक है. अगर आप फाइटर जेट उड़ाओगे ना तो वहाँ पे ये नहीं कि फाइटर जेट के बाजू में बॉटल लगी हुई है और निकाल के पी लिया. क्योंकि फाइटर जेट जिस स्पीड से उड़ता है ना, वो 1 सेकंड में 20 किलोमीटर चला जाता है, ज़्यादा जाता है. फाइटर जेट की स्पीड मालूम है कितनी होती है? 2000 किलोमीटर पर आवर.
अभी की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइटर जेट जाता है, तो पानी निकाल के पियोगे उसके बाजू में? नज़र हटेगी इधर से उधर, कहीं पे घुस जाओगे फिर। आपकी नज़र एकदम फोकस्ड होनी चाहिए एकदम। मतलब 1 घंटे में, तो 1 मिनट में 20 किलोमीटर, 1 मिनट में, और 1 सेकंड में 200 मीटर। कितना? तो आप समझ लो भैया, 200 मीटर मत मान लो कि यहाँ से लेके वहाँ तक 1 सेकंड में। आपको पानी की बॉटल उठाने में 1 सेकंड लग जाएगा, और आप निकल गए वहाँ नीरामा अस्पताल के पास में, उससे भी आगे। तो कॉन्सेंट्रेट कि पानी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये कि बार बार माइंड चेंज नहीं करना है। अगर पेपर लेके बैठे हो तो फोकस्ड ऑन योर एग्जाम, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें बाजू में रख लो। पानी खट्टा पी लो, और पानी अगर इकट्ठा पी लिया तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो दैट्स ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। इतना पानी पियो कि वॉशरूम नहीं जाना पड़े, और 3 घंटे की अगर तो आप सेटिंग कर सको। कितने घंटे की? 3 घंटे की सेटिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटा इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एनी एग्जाम्स। अगर 3 घंटे की सेटिंग है, जनरली 2 घंटे का एग्जाम्स होता है। 2 घंटे का होता है ना? आपको कितने घंटे का है? नीट का एग्जाम 3 घंटे का, एनडीए एग्जाम 1.5 घंटे के 2 एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल का एग्जाम कितने घंटे का? हाँ हाँ, क्लियर ही नहीं है तो एग्जाम देने जाओगे? गुड, बैठो। अब आते हैं एवरेज स्पीड। किसके बात है? एवरेज का मतलब भैया, एवरेज आप कितना चले। पहले आपकी गाड़ी चली 20 किलोमीटर की स्पीड से, हाँ चली, फिर चली, वर्ड याद रखना, मैं 20 और पूरे सीरीज पूछूंगा। पहले स्पीड चली 20 की स्पीड से, फिर चले 30 की स्पीड से, फिर चले 50 की स्पीड से। बताओ स्पीड्स बताओ कौन कौन सी बताई मैंने? वेरी गुड। कितने चले? हाँ तुम बताओ। 50 की स्पीड चले, और फिर उसके बाद अब याद रखना, पहले 20 की स्पीड चले, 30 की स्पीड से चले, 50 की स्पीड चले, 60 की स्पीड चले, फिर 100 की स्पीड चले। तो स्पीड्स कितनी ऐड हो गई? कौन कौन सी? 20, 100, ठीक है। तो इट्स अ मेमोराइजिंग थिंग्स। कौन कौन सी स्पीड चले? 10, 20, 30, 50, 60 एंड 100। कितनी स्पीड्स हो गई? 5 हो गई। अलग अलग स्पीड्स है ना, तो इन सारी स्पीड्स को ऊपर रख देंगे, और जो डिफरेंट टाइम आएंगे वो डिफरेंट टाइम में नीचे रख देंगे। तो क्या निकल आएगी हमारी? एवरेज स्पीड। हमारी बात समझ में? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है? किसका कंसेप्ट? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले कितने चले थे? हाँ, कितने चले थे पहले? 10, फिर 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 अलग अलग डिफरेंस है ना। 30 के बीच में 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 40 का डिफरेंस है, और यहाँ पे टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी अलग अलग टाइम आ गया, तो उससे क्या निकल जाएगा हमारी? क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। अंडरस्टैंड? वेयर S1 S2 आर द डिस्टेंस होगा S1 S2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रिमेंबर रखना है। क्या रखना है? क्या रखना है? रिमेंबर रखना है। रिमेंबर का मतलब याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तुरंत। इंस्टेंटेनियस का मतलब विद इन अ सेकेंड, कोई भी चीज़ जब तुरंत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट यानी मिसाइल, बंदूक की गोली, कोई भी चीज़ हो गई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विथ वेरिएबल स्पीड देन इट स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट।
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है डेल एस, कितना है, डेल एस अपॉन डेल टी। क्या है, डेल एस अपॉन, सर डेल क्या है यहाँ पर, ये सर ट्राइंगल क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, चेंज, अ वेरी माइन्यूट चेंज। एक छोटे चेंज को यहाँ पे हम लोग डेल से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, डेल से। हाथ नीचे, हाँ, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। डेल यानी चेंज, डेल यानी चेंज, किसके अंदर चेंज, स्पीड के अंदर चेंज, किसके अंदर चेंज। इसके बाद डेल टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो इस डेल को हम लोग ds से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ds से। तो ds अपॉन dt, अ स्मॉल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम के अंदर एक स्मॉल चेंज पाया गया, बहुत सारा छोटा स्मॉल चेंज, मतलब ऐसे ही खड़ा हूं मैं और ऐसा हल्का सा हिल गया तो बॉडी के अंदर इंस्टेंटेनियस चेंज आ गया। खड़ा हूं मैं, मेरे को ऐसा पल के छपका लें, इंस्टेंटेनियस काम हुआ, तो स्मॉल चेंज हुआ। क्या हुआ, तो ऑब्वियसली जो इंस्टेंटेनियस चेंजेस आते हैं वो जितने प्लानिटरी मोशंस होते हैं उसके अंदर आते हैं। आ रही बात समझ में, अगर अर्थ के अंदर हल्का सा इंस्टेंटेनियस चेंज आया, मतलब समुद्र के अंदर इतनी सी लहर मची तो सुनामी आ जाएगी, नहीं समझे, मतलब समुद्र के अंदर इतनी सी लहर हुई तो क्या आ जाएगी, इसलिए बहुत स्टेबल तरीके से चल रहा है। आने बात समझ में, और नीचे से जो एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ वो वाइब्रेशन पूरे पानी में फैलेगा, और पानी में पूरा का पूरा पानी आगे की तरफ आ जाएगा। फिर हमको तो चेंज फील नहीं हुआ, लेकिन जब सुनामी आ गई तब पता पड़ा कि कुछ नीचे हरकत हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेजर करते हैं। नाउ वेलोसिटी की बात कर चुका हूं ऑलरेडी, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाएगा, बता चुका हूं ना कि गोली कहाँ जाएगी, एक स्ट्रेट जाएगी एकदम, यहाँ मारी तो यहाँ जाएगी, ये नहीं कि यहाँ मारी और यहाँ से घूम के फिर यहाँ से घूम के फिर ऊपर चली गई, ऐसे नहीं जाएगी। तो कहाँ जाएगी, एक स्ट्रेट जाएगी, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब सेम, हाथ आगे कर, यूनिफॉर्म यानी सेम, यूनिफॉर्म यानी सेम, बता चुका हूं मैं, है ना। तो यूनिफॉर्म, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और एवरेज का मतलब टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत जो काम हो रहा था, क्या तुरंत हो रहा था, है ना, हमने इस पर डिस्कशन किया था। एक्सेलरेशन की बात कर चुका था मैं, मैडम आपसे मैंने बोला था कि आपको याद रखना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। सेम डेफिनेशन लिखी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्या उनसी भला है, यहाँ पर ये वर्ड पकड़ना, एक वर्ड पकड़ के चलोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। क्या पकड़ के चलेंगे, वर्ड पकड़ के। तो वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कंटेन द डायरेक्शंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले थे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन व्हिच इज हैपनिंग इन इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत में एक्सेलरेशन जो हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी विद टाइम, दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी चीज तेज मूव कर रही है वो अचानक से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी जीरो साइमल्टेनियसली। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक साथ जीरो नहीं होते हैं।
वो धीरे धीरे करके कम होता है। कोई भी चीज गई वो सडनली रुकेगी नहीं, आपको लगेगा वो रुक गई है, लेकिन आप जब पूरी तरीके से उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे जाकर रुकेगी चीज। जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे जैम हो गया है, हमने ब्रेक लगाया तो वो मोशन में है, भले आपके व्हील्स पूरे जाम हो गए लेकिन वो व्हील्स भी क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। अंडरस्टैंड? तो दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जीरो एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिए कंसेप्ट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। Would be the velocity and acceleration zero at simultaneously? No. ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो अब फर्दर थिंग्स वी जस्ट डिस्कस इन अवर सेकंड नंबर ऑफ लेक्चर के अंदर। जस्ट इसके बाद अभी रिकॉर्डिंग होगी उसकी, मैं दूसरा इसमें बना रहा हूँ क्योंकि लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेश तरीके से नए उसमें आए। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे आपके। व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ मोशंस बहुत ही जल्दी, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा उसके अंदर। तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।